नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है GVIS टीवी में। मैं हूँ रिपोर्टर हर्ष केसूर और आज हम बात करने वाले हैं बजट के ऊपर, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऑपोजिशन पार्टी के 2 अध्यक्ष और फाइनेंस मिनिस्टर, और इस तरफ है ऑपोजिशन पार्टी के कुछ लीडर्स। तो आइए पहले जानते हैं बजट क्या होता है। बजट मतलब गवर्नमेंट अपने इनकम और एक्सपेंडिचर के स्लैब्स पीपल के सामने प्रेजेंट करते हैं और बताते हैं कि हम रक्षा क्षेत्र में इतने खर्च करेंगे, हेल्थ के ऊपर हमने ये सोचा है, और अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को देते हैं। तो आइए जानते हैं इस बार के बजट के बारे में। सो प्लीज़। Namaskar. In this budget, we had focused on infrastructure, health, defense, and education. So, please. इस साल एजुकेशन में हमने 100 मिलिट्री स्कूल बनाए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन की है लाहौर में, 15,000 मॉडल स्कूल के बनाएंगे, 11 हाई एजुकेशन कॉलेज विल बी सेट अप, 750 एकलव्य स्कूल विल बी ओपन इन द ट्राइबल्स area. Wait a minute. Government raised up the GST up to 18%, and now we can see there is a decrement over 6,000 crore expenditure on education. So how can the common people like us afford this much of GST charges? We have added the NEPS, means new education policy. So we need some budget. Because of the corona pandemic, we have increased the education field, so we are invite to the amount of the education only. And also, we are now spending 6% of GDP this time, in which we are previously expending this 2.5% in GDP. तो हम बात करते हैं इस बार एप्पल, कॉटन, दाल, यूरिया, इस सब के प्राइस आपने बढ़ा दिए, ऐसा क्यों? देखिए, सोलर इक्विपमेंट से ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक सिलिकॉन है, कॉपर है, लिथियम है, इन सब के प्राइस वर्ल्ड लेवल पे बढ़ गए, इसलिए हमें भी बढ़ाना पड़ा। लेकिन मैंने तो एप्पल, कॉटन, दाल, यूरिया का सवाल पूछा। देखिए, यूरिया की बात आती है तो यूरिया एक एसेंशियल चीज़ है फार्मर्स के लिए, जो बहुत ज़रूरी है अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। और इन वर्ल्ड लेवल में देखें तो रॉ मटेरियल्स के जो प्राइस है वो राइज हो चुके हैं, तो इसकी वजह से हमें भी प्राइस राइज करने पड़ते हैं। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि हमारा जो फार्मिंग सेक्टर है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग में फोकस करें, जिससे हमें जो क्रॉप है वो ज़्यादा हेल्दी मिले। जिससे आप देखते हैं यूरिया जो है वो यूज़ करके हमें जो लैंड होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है और क्रॉप भी 100% हेल्दी नहीं होता। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ध्यान दें। हाँ, बेशक प्रोडक्शन थोड़ा लेस होगा, लेकिन क्वालिटेटिव मिलेगा। सोलर इक्विपमेंट्स, मोबाइल, ऑटो पार्ट्स ऑफ कार्स आर द थिंग्स विच आर हाई इन कॉस्ट। देखिए, ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक सिलिकॉन, कॉपर और लिथियम के प्राइस बढ़ गए, क्योंकि उनके प्राइस वर्ल्ड लेवल पर बढ़ गए, तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। Now let's talk about the agriculture sector. There is no agriculture schemes, no talks about the farmers, no talk about the farming, and we can see 6% decrease expenditure on agriculture. यहाँ पे भारत जैसे देशों में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पे we expected we supposed to have a schemes, but we don't. जी, मैं भी इस पे कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं शुगर केन का क्रॉप है वो 10 मंथ्स तक फील्ड में रहता है, और उसकी कटाई करने के बाद फार्मर्स को 3.5 रुपीज़ मिलते हैं पर केजी के, और 300 रुपीज़ पर क्विंटल के। तो ये बहुत ही कम है, तो इसके बारे में आपको कुछ सोचना चाहिए। देखिए, फार्मर को हम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम दे रहे हैं अंडर मंत्री फसल बीमा योजना। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर में फोकस नहीं दिया है, लेकिन इन 2020 बजट रुपीज़ 2.8 लाख करोड़ टू बी एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, 20 लाख फार्मर्स टू बी हेल्प टू सेट अप स्टैंडअलोन सोलर पंप एंड इंक्लूजन ऑफ एग्री वेयर हाउस, रुपीज़ 15 लाख करोड़ एलोकेशन फॉर किसान क्रेडिट स्कीम। तो अब अगर आप सोचें तो हर बजट में हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फोकस करेंगे, तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर में कब फोकस करेंगे? वो भी तो ज़रूरी है देश को आगे बढ़ाने के लिए। Of course. Now
in this budget there is nothing for the poor. आप ये कह सकते हैं गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है. Let's talk about the Manrega Yojana. Government had started the Manrega Yojana for providing employment to the common workers, and the fund is is about 73,000 crore. मतलब कहना ये है कि आप जो मैन पावर लगा रहे हैं मनरेगा योजना में, जैसे 10 लोग काम कर रहे हैं उस पर आप वो काम तो जीसीबी भी कर सकती है. वो काम आपको स्किल वर्कर्स उसको स्किल दे जानी चाहिए. उसको स्किल मिलेगी तो इंडिया का भी फायदा होगा और एग्रीकल्चर मतलब देश भी आगे बढ़ेगा, जीडीपी भी आगे बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी, डिमांड भी बढ़ेगी. देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा लो इनकम जनरेट करने वाली पॉपुलेशन है और उनके पास स्किल नहीं है और उनको रोज़गारी नहीं मिलती है. तो ये जैसे कि हमारे प्रीवियस गवर्नमेंट ने ये मनरेगा जो योजना लाई थी जो कि बहुत अच्छी है, जिससे पुअर पीपल को रोज़गारी मिलती है और उनके पास स्किल नहीं है तो हमें ये काम करना पड़ता है. और जैसे कि आपको पता है कि हमने सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर इनका यही कहना है कि अगर एक इंसान मनरेगा योजना में काम करता है तो वो फावड़े से गड्ढा खोद रहा है. ऐसे ही 15 जन एक ही काम कर रहे हैं गड्ढा खोदने का, उसके जगह आप उसको जीसीबी ऑपरेट करना सिखा दो तो वो लेस मैन पावर होगा और स्किल भी बढ़ेगी और काम भी उससे जल्दी होगा. तो ये इनका कहना है. देखिए हमें दोनों मैन और वुमेन दोनों का सोचना पड़ता है. उनके पास इतनी स्किल नहीं होती है, उनको रोज़गारी चाहिए, इसीलिए हमें ये काम करवाना पड़ता है. और जैसे कि आपको पता है कि हमने कुछ ही टाइम पहले हमने स्किल इंडिया करके हमने एक शुरू किया है जिससे हम लोगों को स्किल सिखाते हैं, स्किल में फोकस करते हैं, उनका टैलेंट जानते हैं. तो इसके तहत हम ये सारी स्किल भी उनको सिखाने वाले हैं. Okay, now in this budget there is no decision taken out for economy. On the last year we can see there is our GDP went down minus 7.6%. So what are the major steps had been taken for the recovery of our economy? In this budget, the focus is on entrepreneur, and if entrepreneur increases, then unemployment decreases. It means the employment or every person have opportunity to do some work. और इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट इंक्रीजिंग किया है इस बार हमने और स्टार्टअप्स और उनको जो हमने अपॉर्चुनिटीज़ दी है जिसके कारण फॉरेन मनी हमारे इंडिया में एंटर होती है और जिससे हमारा इकोनॉमीज इंक्रीज़ होगा. आपको पता होगा ये बजट जब ख़त्म हुआ उसके बाद सेंसेक्स 2000 पॉइंट जंप मार चुका है. तो ये हमारी ये निशानी है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है. Okay, now the point is privatization and disinvestment. Government will sold to banks. कुछ भी हो सकती है, IDBI भी हो सकती है, LIC, BPCL, एयर इंडिया, पवन हंस, ये सब बेचा जा रहा है. इंडिया के एसेट्स पब्लिक सेक्टर, इफ द पब्लिक सेक्टर हैज बीन सोल्ड आउट इट विल नॉट हेल्प इन द फ्यूचर क्राइसिस और एनी पेंडेमिक क्राइसिस. सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर पहले मैं लोगों को समझा देता हूँ अंतर क्या है प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट है. तो प्राइवेटाइजेशन मतलब कि गवर्नमेंट या कोई भी अगर मेरी कोई लैंड है मैं उसको बेच देता हूँ टोटली, उसका अभी मेरा उस पर कोई हक नहीं है, तो वो प्राइवेटाइजेशन है कि वो मेरी नहीं है, वो किसी दूसरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है. और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि मैं किसी को यूज़ करने दे रहा हूँ और बदले में रेंट या कुछ भी सर्विसेज ले रहा हूँ उनके पास से. फॉर एग्जांपल कि डिसइन्वेस्टमेंट का एग्जांपल है रेलवेज ने अपनी जो लैंड है खाली पड़ी उनको डिसइन्वेस्टमेंट किया है, मतलब किसी को यूज़ करने दिया और बदले में रेंट आ रहा है. तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट. कंटिन्यू. देखिए हमने सभी चीज़ प्राइवेटाइज नहीं की है और डिसइन्वेस्टमेंट हम इसीलिए कर रहे हैं जिससे हमें इनकम जनरेट हो. जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, फिर LIC है, वो हम बेच नहीं रहे, उसका जो छोटा सा जो पार्ट होता है वो हम बेच रहे हैं जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा इनकम जनरेट हो. और बाकी बचा ये एयर इंडिया जिससे आप कह रहे हैं कि हम बेच रहे हैं, ये हम बेच रहे हैं इसके कारण है कि प्रीवियस ईयर से हमें बहुत ही ह्यूज लॉस फेस करना पड़ रहा है. तो इसके कारण हम अगर वो बेचेंगे नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो हम और भी लॉस गेन करेंगे. इसकी वजह से हम ये बेच रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, मजबूरन भी है. चलिए ठीक है, अब हम बातें करते हैं स्पोर्ट्स की. मैनी स्टेडियम्स विल बी सेल आउट. अब गवर्नमेंट कट स्पोर्ट्स बजट बाय ₹230 करोड़ इन एन ओलंपिक ईयर. देखिए हमने अहमदाबाद में सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया है, सरदार पटेल स्टेडियम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओलंपिक स्पोर्ट्स स्टेडियम है और हमने बहुत से पैसे हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डाले
इसलिए हमने स्पोर्ट्स नहीं डाल पाए इसलिए। What do you do for the infrastructure? Can you please elaborate? इंफ्रास्ट्रक्चर में टोटल 5.3 लाख करोड़ का खर्चा किया है। उसमें मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बनाने वाले हैं, वो 12,075 किलोमीटर पे होगा। और न्यू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे विल बी ट्रैवल टाइम लेस देन 12 आवर्स फ्रॉम नेबली 24 आवर्स नाउ। Now let's grab an attention on the part of health and well-being. Healthcare. देखिए हेल्थ के अंदर पिछले साल हमने 2020 में हमने 94,000 करोड़ डाले थे और इस साल 2021 में हमने 2.23 लाख करोड़ डाले हैं, तो हमारा इंक्रीमेंट 137% है। और पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंदर हमने 64,000 करोड़ ओवर 6 ईयर के लिए डाले हैं, ये क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी पेंडेमिक आता है तो हम सेफ रह सकें। और 3,000 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट इन 11 स्टेट और 4 रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर वीरोलॉजी। वीरोलॉजी मीन्स जो वायरस की स्टडी होती है। और वैक्सीन के लिए हमने 35,000 करोड़ डाले हैं। Okay, as you told कि आपने 137% हाइक हुआ है हेल्थ एंड वेलबींग में, लेकिन हेल्थ एंड वेलबींग एक्चुअल द अमाउंट इज एलोकेटेड बाय हेल्थ एंड मिनिस्ट्री वाज जस्ट 7% इंक्रीज, वाज जस्ट इंक्रीज बाय ओनली 7%. देखिए, मास्क एंड सैनिटाइजर इज़ वेरी एसेंशियल टू फाइट अगेंस्ट कोरोना पेंडेमिक, तो इसके कारण हमें उसमें ही ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है। और दूसरी बात ये एक र्यूमर है, हमने 130% सिर्फ मास्क और सैनिटाइजर में ही नहीं किए, दूसरी चीज़ में भी किए। और एज़ पर यू नो, कोरोना वैक्सीन में जो हम रिसर्च करते हैं और वो जो बनती है उसके लिए कितना खर्च होता है आपको मालूम है? उसकी स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशंस और उसकी नई नई रिसर्च के लिए जो भी चीज़ जो वेस्ट होती है उनका इतना सारा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना मनी उसमें स्पेंड होता है। और फिर भी हम इस बार जो वैक्सीन है वो फ्री में दे रहे हैं ऑल ओवर इंडिया को, सबको वो वैक्सीन फ्री में मिलने वाली है। अच्छा ठीक है. नाउ टॉक अबाउट द इंडिया फेसिंग अ पुअर ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस. दिल्ली में एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको 45 डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एक पिस्टल खरीदने के लिए आपको 19 डॉक्यूमेंट्स चाहिए. तो इनका मतलब हुआ क्या कि अब रेस्टोरेंट खोलना मुश्किल है एक पिस्टल खरीदने से. देखिए, पिस्तौल जो है वो ख़रीदने वाले जो होते हैं उनकी खुद एक स्टेटस होती है और उसके लिए हमें ज़्यादा उनकी इन्फॉर्मेशन मांगने की ज़रूरत नहीं है। और हम नहीं चाहते कि कोई कैपिटल सिटी में इलीगल रेस्टोरेंट या इलीगल कोई भी चीज़ खड़ी हो, इसीलिए हम उसमें डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। और अब देखिए, जो आधार कार्ड जो है उसकी वजह से बहुत से डॉक्यूमेंट्स कम हो चुके हैं, तो हम उसी कोशिश में लगे कि आधार कार्ड की तरह ही कुछ ऐसा हम बाहर निकालें जिससे डॉक्यूमेंट्स भी कम लगे. People were demanding a reduction in fuel price. देखिए, यस, इस बार हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है इस बार पेट्रोल डीजल में, क्योंकि क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो राइज हो चुके हैं एज अ वर्ल्ड लेवल. और इन प्रीवियस गवर्नमेंट 2010 में उन्होंने इनका जो प्राइस हाइकिंग का जो डिसीजन होता है वो प्राइवेटाइज कर दिया था. मतलब वो जो प्राइवेट कंपनीज है अब वो डिसाइड करती थी कि उसका प्राइस क्या है. तो अब उनको जो इन लोगों ने जो प्राइस रेज किया वो प्राइस रेज प्राइवेट कंपनी कर रही है, हम सिर्फ टैक्स बढ़ाते हैं. मतलब टैक्स का जो है वो हमारे कंट्रोल में है, तो हमने टैक्स तो उतना ही रखा है. एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है नो डाउट, लेकिन हमें वो भी ज़रूरत है क्योंकि वो एक सिंगल डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी था. लेकिन फ्यूल प्राइस बहुत और इन्फ्लेशन भी बढ़ी है. जैसे फ्यूल प्राइस 100 पर लीटर बिक रहा है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत महंगा हो रहा है, उनको भी फ्यूल चाहिए. तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत इफेक्ट हुआ है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही कम हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन इतना हो नहीं रहा है, देश को नुकसान हो रहा है. देखिए, फ्यूल प्राइस तो मैंने जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया, हम मजबूर है वो चीज़ करने के लिए. अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की. ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. इस बार हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ध्यान दिया है. जैसे कि मिस्टर शुभम ने कहा है कि 5.8 लाख करोड़ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में डाले. तो इस बार हम कोशिश कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करने की, और हमने किया भी है इस बजट में. एंड देयर इज नो टैक्स रिलीफ.
देखिए, आप ज़रा बाहर की जब आप न्यूज़ सुनोगे तो सब लोग सोच रहे थे कि इस बार गवर्नमेंट टैक्स स्लैब बढ़ाएगी तो बहुत ही प्रॉब्लम पड़ने वाला है, लेकिन इस बार हमने वो नहीं किया। हम भी चाहते हैं, कोरोना पेंडेमिक है, इसकी वजह से लोग भी बहुत मुश्किल में हैं, इसीलिए हमने इस बार वो सोचा है कि वहाँ पे हम बिल्कुल भी कोई चेंज ना करें। एंड व्हाट अबाउट द डिफेंस? डिफेंस में आपने 4.8 लाख करोड़ रुपए आपने खर्च किए, तो ये क्या ज़्यादा हुआ? देखिए, हमने पिछले साल 2020 में हमने 1.13 लाख करोड़ डिफेंस में डाले थे और इस साल हमने 2021 में 4.87 लाख करोड़ डाले, तो हमारा इंक्रीमेंट 18% का है। एंड इट इज़ अ लिटिल बीट वर्दी, क्योंकि हमारे दोनों बॉर्डर्स है, LOC LAC दोनों पे दुश्मन है, तो मतलब बहुत ही उनको मोबिलाइज करना और खर्चा हो जाता है, और ये एक वर्दी अमाउंट है, एक मतलब बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, आपने रेलवेज में बढ़ोतरी की गई है, फेयर प्राइस हाइक ऑन शॉर्ट डिस्टेंस रेलवेज। फॉर एग्जांपल, पहले आपने 10 थे, अब 30 है, 95 थे, 90 हो गए। देखिए, रेलवे जो है वो एक ऐसी सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है इंडिया की, तो उन सब के सैलरी का आपको पता ही होगा, उन लोगों की सैलरी कटी नहीं है इस बार, कोरोना पेंडेमिक है फिर भी। और कोरोना पेंडेमिक में जो लॉकडाउन, उनकी वजह से कोई वहाँ पे ट्रैवल भी नहीं करता था, मतलब इनकम तो ज़ीरो ही है गवर्नमेंट के लिए, फिर भी हम वो सारे एम्प्लॉयमेंट के लिए हम उसमें उनकी सैलरी हमने दी है, तो इसके कारण हमें भी थोड़े बहुत से लॉस झेलने पड़े, इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़े प्राइस बढ़ाए हैं। थैंक यू। तो जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा है कि इन्फ्लेमेशन तो होना ही है, भाव तो हर चीज़ के बढ़ने हैं, वैसे टैक्स भी बढ़ेगा, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी इनकम बढ़ानी है और देश के कामों में कंट्रीब्यूट करनी है। तो जैसे कि हर चीज़ का अंत होता है, वैसे हम भी पहुंच चुके हैं हमारी डिस्कशन के अंत पे। ऐसे ही नए टॉपिक्स और डिस्कशंस लेके हम आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।